Hello everyone. Welcome to Educators Academy. I am your teacher, your educator. So कैसे हैं आप सभी? Hope आप सभी बिल्कुल ठीक हैं. So my channel is dedicated to all teaching exam like CTET, HTET, RTET, UPTET, any TET exam of any state and HSSC screening. So लास्ट क्लास में हमने किया था फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच का हम पार्ट 1 कर चुके हैं और उसमें वी हैव डन 7 फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें हमने कंप्लीट किया मेटाफर को, सिमिली को, पर्सोनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोले, ओनोमेटोपिया. सो हमने 7 कंप्लीट किए हैं और नेक्स्ट हम आज की क्लास में करते हैं. सो करते हैं शुरू, देर ना करते हुए. लेट्स स्टार्ट विद द 8th वन. सो जिस भी व्यूअर्स ने लास्ट क्लास नहीं देखी हो वो प्लीज़ पहले पार्ट 1 को देखे. वी हैव 7 फिगर ऑफ स्पीच completed in last class. So we will start with the 8th one. Okay. It's visible. So the 8th one is alliteration. आप सभी ने सुना होगा. सबसे पहले तो एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करा देती हूँ. फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच वो जिन्हें आप हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हो. फॉर एग्जाम्पल, इट्स ए पोइटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन ए लैंग्वेज टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रीडर्स माइंड. ठीक है. सो एक ऐसा इफेक्ट जो रीडर के माइंड में, जो पढ़ने वाले के दिमाग में छा जाए. ठीक है. इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच का पोइट्स और लेखक हिंदी में यूज़ करते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने आप को सजाने के लिए बहुत सारे आभूषण पहनते हैं. सिमिलरली जो पोइट लोग होते हैं, जो कवि लोग होते हैं, वो अपनी पोइट्री को, वो अपनी रचनाओं को सजाने के लिए, उन्हें और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और वो एक लिसनर के और वो एक रीडर के माइंड पे एक अच्छा इफेक्ट छोड़ पाए, इसलिए वो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं. सो जिसने भी लास्ट का नहीं देखा हो फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1, वो पहले पार्ट 1 देख सकते हैं. सो 8th वन, it is alliteration. It's a figure of speech in which the repetition of the letter or the syllable or the same sound occurs at the beginning of 2 or more words in succession. देखिए, alliteration क्या होता है? alliteration होता है repetition of letter. स्पेशली कॉन्सोनेंट का यूज़ होता है. स्पेशली हम यूज़ करते हैं कंसोनेंट का. ओके. सो जब आपने बचपन में बहुत बार अलंकार सुने होंगे, अलंकारों में जो आपका होता था ना अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार को ही इंग्लिश में अलिट्रेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन. सो इट्स ए simply we can say that it's a repetition of the letter. So आप सिर्फ याद करने की ट्रिक में अगर आपको बताऊं तो ये सिर्फ लेटर्स की रिपीटिशन है. स्पेशली कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम इसे समझना चाहें तो एग्जाम्पल होगा द फील्ड ऑफ फ्रीडम, फैक्शन, फेम. तो यहाँ पर जो लेटर है एफ, यहाँ पर भी लेटर एफ है, यहाँ पर भी लेटर एफ है और यहाँ पर भी लेटर एफ है. तो आप देखेंगे पूरी लाइन में बार बार एक ही वर्ड नहीं, मैं लेटर का यूज़ करूँगी, एक ही लेटर का बार बार यूज़ हो रहा है. यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो जिस चीज़ को आप, जिस अलंकार को आपने हिंदी में अनुप्रास अलंकार के नाम से पढ़ा था, वह उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
अलिट्रेशन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, हिज लव लैंग्विश्ड इन द लाइमलाइट। सो यहाँ पर भी एल लेटर का यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी एल का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर भी लाइमलाइट में भी एल का यूज़ हुआ है। तो सेम साउंड, कहने का मतलब है जब सेम साउंड आपको दिखती हो, रिपीटिशन दिख रहा हो किसी लेटर का, तो आप बिना डाउट करे मार्क करेंगे किसको, अलिट्रेशन को। एक म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए अगर मैं ट्रिक की बात याद करूं, ट्रिक के लिए कहूं, तो सेम आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि सेम कंसोनेंट की साउंड बार बार पैदा हो रही है, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वहां पर होगा हमारा अलिट्रेशन। ओके, सो याद रखेंगे आप इसे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसका, हाउ हाई हिज ओनर होल्ड हिज होटी हेड। तो आप देख रहे हैं पूरी लाइन में एच साउंड जो है उसका बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, बार बार आप देखेंगे एच साउंड का यूज हो रहा है, तो वी कैन से दैट दिस इज अलिट्रेशन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अलिट्रेशन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। आपने सुना होगा कई बार किसी शब्द के आगे एंटी लग जाता है, तो मतलब आप समझते हैं कि उसका क्या है, एक थोड़ा विरोधाभास, मतलब एक अगेंस्ट टाइप का मीनिंग निकल के आता है। सो अगर बाय डेफिनेशन की हम बात करें तो हम देखेंगे कि बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच कंट्रास्ट आइडियाज और वर्ड्स आर सेट ओवर अगेंस्ट इन ए बैलेंस सेंटेंस फॉर द शेक ऑफ एम्फेसिस। स्पेशली अगर मैं आपको एक ट्रिक इसके लिए बताऊं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में आपको कंट्रास्ट आइडियाज़ थोड़े नज़र आएंगे, थोड़े वर्ड्स इस तरह की नज़र आएंगे, जिससे आपको ये लगेगा कि बहुत ही एम्फेसिस दिया जा रहा है, इस बात पर बहुत ही आपको एम्फेसिस दिया जा रहा है, उस चीज़ को ज़्यादा दिखाने के लिए, उस चीज़ को एक एक्स्ट्रा इफेक्ट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे समझते हैं। गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने क्या बनाए थे, कंट्री बनाए थे, या ये कहिए वर्ड बनाया था, बट इंसान ने क्या बना दिए, इंसान ने क्या बना दिए, टाउन बना दिए। यहाँ पर टाउन से एक तरह से मतलब निकल के आता है कि भगवान की सोच तो बहुत बड़ी है, भगवान ने तो कंट्री बनाए थे, बट इंसान की एक छोटी सोच को दिखाया, एक संकीर्ण सोच को दिखाया गया कि इंसान, मनुष्य ने जो है वो टाउन बना दिए। सो यहाँ पर मनुष्य की एक छोटी सोच को एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है ना, क्या करने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए ये बताया है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंसान की छोटी सोच को दिखाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो एंटीथेसिस का मतलब होता है एक थोड़ा सा विरोध जैसा, एक कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हल्की सी नजर आए, स्पेशली आपको इफेक्ट दिखाने के लिए। सो क्यों यूज करते हैं पोइट और लेखक इसको, थोड़ा सा अपनी बात को और थोड़ा सा अच्छे से प्रभावशीलता के साथ कहने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैन प्रपोज एंड गॉड डिस्पोज। फॉर एग्जाम्पल कोरोना जब आया तो बहुत सारे जो जॉब करने वाले थे, या मतलब हर इंसान की एक अपनी एक प्लानिंग होती है, बट ये जो बीमारी आई तो हम कहने लगे कि अरे भगवान ने ये बीमारी फैला दी। भगवान ने नहीं फैलाई, बट कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आई तो इंसान की जो सारी प्लानिंग थी वो ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो हम कह देंगे कि इंसान ने बड़ी सारी प्रपोज किया था बट गॉड ने डिस्पोज कर दिया, मतलब भगवान की मर्जी से वो सब नहीं हो पाए, उनकी जो प्लानिंग्स थी। तो एक स्पेशल एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। यहां पर स्पेशली आपको ये दिखाया गया, एक एक्स्ट्रा इफेक्ट दिखाने के लिए आपको बताया गया कि गलती करना क्या होता है, गलती करना इंसान का काम है, गलती करना किसका काम है, इंसान का काम है, बट माफ करना किसका काम है, डिवाइन, मतलब दैवीय काम है, ईश्वर का काम है माफ करना, मनुष्य का काम है गलती करना, बट हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
यहाँ पर भी अपनी बात को एक एक्स्ट्रा इफेक्ट देने के लिए बैलेंस सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा एम्फेसिस डालने के लिए पोइट यूज करते हैं क्या, कि जब हम यूनाइट रहते हैं तो हम स्टैंड करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं, बट जब हम डिवाइडेड हो जाते हैं तो हम फॉल कर जाते हैं। मतलब यूनिटी में क्या है, एक स्ट्रेंथ है। ये दिखाने का जो पोइट का है इशू क्या है, ये दिखाना चाहते हैं एक खास एम्फेसिस देने के लिए कि जब हम यूनाइटेड रहते हैं तो हम खड़े हो सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं, बट जब हम डिवाइडेड होते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट देने के लिए जब किसी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है एंटीथेसिस। ओके, याद रखेंगे इसे। एक ट्रिक की हम बात करें यहां पर, तो मैंने डाला है एक एम्फेसिस बढ़ाने के लिए, एक एम्फेसिस डालने के लिए हम कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, एंटीथेसिस। ओके, और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आए हुए हैं, तो आप इन एग्जाम्पल्स को भी खास ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है लाइटोटस। Its name is Litotes. The spelling is LITOTES. ओके, देखिए लाइटोटस जो होता है फिगर ऑफ स्पीच, इट्स एन एक्सप्रेशन एज एन अफर्मेटिव बाय डिनाइंग इट्स ऑपोजिट। अगर मैं इसकी बात करूं कि लाइटोटस जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एक एक्सप्रेशन है, एक अफर्मेटिव बाय डिनाइंग इट्स ऑपोजिट, मतलब इसके जो ऑपोजिट जो मीनिंग होता है उसको डिनाई करते हुए एक बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग निकल के सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल किसके लिए यूज होता है इसका, एक पॉजिटिव इफेक्ट सामने लाने के लिए। ठीक है, एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारे सामने आ पाए, कोई भी चीज़ हल्की सी जो नेगेटिव है या मतलब जो ऑपोजिट नज़र आ रही है, बट हम उसे एक पॉजिटिव वे में कैसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ही इज़ नॉट फूल, वो मूर्ख नहीं है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट यहाँ पे, ही इज़ नॉट फूल, वो मूर्ख नहीं है। दैट मीन्स ही वांट टू से ही इज़ वेरी वाइज पर्सन, वो कैसा इंसान है, बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है। तो अपनी बात को एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा गया है। ही इज़ नॉट फूल, दैट मीन्स ही इज़ ए पर्सन विद वाइजनेस, बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे, द केव इज़ नॉट बैड। अगर वो केव नॉट बैड है, बुरी नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है, दैट मीन्स वो डेडिकेटेडली गुड है, बहुत ही अच्छी है, सेफ रहने के लिए एक अच्छी जगह है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मीनिंग निकल के सामने आता है, बैड नहीं है बट क्या है, फिर वो अच्छी है। सो एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसे समझ सकते हैं, इट्स वेरी इजी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई एम नॉट अनमाइंडफुल ऑफ योर काइंडनेस। देखिए क्या कहा जा रहा है, पॉइंट वांट्स टू से आई एम नॉट अनमाइंडफुल ऑफ योर काइंडनेस, मैं अनमाइंडफुल नहीं हूँ। मतलब कहने का मतलब मुझे क्या है, मुझे याद है तुम्हारी काइंडनेस, मतलब मैं तुम्हारे द्वारा किए हुए एहसान को जान रहा हूँ, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ आपके एहसान को। ठीक है, तो एक पॉजिटिव मीनिंग जब निकल के सामने आता है तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, लाइटोटस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, लाइटोटस, जहां पर किसी भी ऑपोजिट जो मीनिंग जो है उसको एक पॉजिटिव वे में हम कैसे कह सकते हैं, कितना अच्छी तरह से हम अपनी बात को बोल सकते हैं। और ये जो भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। आपने सुना होगा, कई बार हम बोल देते हैं कि बहुत आयरनी है, बहुत विडंबना है, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, आयरनी फिगर ऑफ स्पीच। देखिए बाय डेफिनेशन हम पढ़ते हैं,
Irony is a mode of speech in which the real meaning is exactly the opposite of that which is literally conveyed. देखिए, अगर मैं आपको एक लाइन में इसका मीनिंग कहूँ तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो लिटरली जो मीनिंग है इसका, दैट इज डिफरेंट टू जो मीनिंग इसका निकल के आता है, उससे पूरी तरह से क्या है, ये डिफर करता है. आयरनी जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये विच इज लिटरली कन्वेड, क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, पूरी तरह से एक व्यंग टाइप जो होता है, मतलब एक अलग ही मीनिंग निकल के आता है. जैसा आप सोच नहीं रहे होते उससे ऑपोजिट मीनिंग अगर निकल के आता है, ऑपोजिट आइडियाज निकल के आता है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आयरनी. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आयरनी. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी कैन बेटर अंडरस्टैंड. द फर्स्ट वन इज टीचर फेल्ड द टेस्ट. अगर आपसे कोई कहता है कि टीचर फेल्ड द टेस्ट, ठीक है, तो आपको ये नहीं लगेगा सुनते कि टीचर है वो एग्जाम में कैसे फेल हो सकता है. जो बंदा टीचर है, जो टीचिंग कर रहा है, तो वो एग्जाम में कैसे फेल होगा. मतलब एकदम से हमारे दिमाग में ये निकल के आता है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है ना. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए डॉक्टर फेल सिक. एक डॉक्टर है, उसके लिए हम ये सोचें कि ही इज सिक, वो बीमार है, ही इज इल और सी इज इल, तो हमें ये लगेगा कि वो डॉक्टर है और फिर भी वो बीमार है. मतलब एक अजीब सा हमारा दिमाग सेट होता है कुछ चीज़ों के लिए कि ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पायलट हैज़ ए फियर ऑफ हाइट. एक पायलट है जिसे हाइट पे ही प्लेन उड़ाना होता है, बट अगर हम उसके लिए कहें कि पायलट हैज़ ए फियर ऑफ हाइट, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है आयरनी. ओके. सो आप सभी ने ध्यान रखना है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक इस तरह का भी आयरनी का एग्जाम्पल हो सकता है कि द आयरनी इज दैट हिज मिस्टेक विल एक्चुअली इम्प्रूव द सिचुएशन. कि देखिए विडंबना, देखिए आयरनी, देखिए द आयरनी इज दैट हिज मिस्टेक विल एक्चुअली इम्प्रूव द सिचुएशन, कि उसकी मिस्टेक से ही एक्चुअली में जो सिचुएशन थी वो इम्प्रूव हो गई. तो उल्टा नहीं हो गया. आमतौर पे जब मिस्टेक होती है, कोई भी मिस्टेक हो, ठीक है ना, मिस्टेक तो क्या होती है, रॉन्ग होती है हमेशा. मिस्टेक से हम क्या सोचेंगे कि कोई चीज़ क्या हो सकती है, सिर्फ रॉन्ग हो सकती है. बट यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि द आयरनी इज दैट कि हिज मिस्टेक विल एक्चुअली इम्प्रूव द सिचुएशन. विडंबना देखिए कि जो गलती थी उसकी वजह से सिचुएशन सुधर रही है. कभी कभी हो जाता है बाय लक भी, हम कुछ गलत कर रहे होते हैं बट हमसे कुछ चीज़ें सही हो जाती है उस समय. सो उस समय के लिए बात कही गई है. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड. पुलिस स्टेशन है जहाँ पर हम अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करते हैं, बट वहीं पर अगर रॉबरी हो जाए तो एक अजीब सी बात नहीं, एक अलग सा मीनिंग नहीं हमारे दिमाग में आ जाता है कि पुलिस स्टेशन होके वो रॉब्ड हो गया, लुट गया. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज ए मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स. जो मैरिज काउंसलर लोगों को काउंसल करता है मैरिज के लिए, लोगों को एडवाइस देता है, ठीक है ना, फॉर फ्यूचर प्लानिंग फॉर देयर मैरिजेज, बट वही इंसान अगर फाइल कर रहा है डाइवोर्स के लिए, तो हमारे दिमाग में क्या सेट होता है कि नहीं नहीं इस बंदे के लिए ये काम ठीक नहीं है. तो आयरनी क्या है, जब जैसा उसके लिए सोचा जाए उसे एक ऑपोजिट ही चीज निकल के आए. ठीक है ना. हम सोचते क्या है कि पुलिस स्टेशन कभी रॉब्ड नहीं हो सकता, हम सोचते हैं मैरिज काउंसलर कभी डाइवोर्स नहीं लेगा, हम सोचते हैं टीचर कभी एग्जाम में फेल नहीं होगा. तो इन सभी इस तरह का सब जब सेंटेंस आता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा, आयरनी. कौन सा मार्क करेंगे आप, ठीक है, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ, आयरनी. मेटोनमी. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी. मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझें तो हम कहेंगे कि वन ऑब्जेक्ट और आइडिया, या तो एक ऑब्जेक्ट या एक आइडिया टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर विद विच इट हैज़ अ क्लोज एसोसिएशन. अगर मैं एक लाइन में इसका मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट
या फिर एक ऐसा आइडिया जो उससे क्लोजली रिलेटेड होता है जिस भी मीनिंग से, उसे हम मानेंगे कि ये उस बंदे के लिए यूज हुआ है, या फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, या फिर उस आइडिया के लिए यूज हुआ है। आई मीन टू से कि एक ऐसा आइडिया या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो टेक्स प्लेस करे अनदर को, मतलब अपनी जगह वो किसी दूसरी चीज को स्पेसिफाई करे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं इसे एक वर्ड में कहूं तो मैं कहूंगी कि चेंज ऑफ नेम। आपको जो वर्ड मिलता है, जो सेंटेंस मिलता है, उसके लिए आप स्पेसिफाई करते हो उसके जो नज़दीक का मीनिंग होता है। जैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी कैन बेटर अंडरस्टैंड। देखिए क्या है एग्जाम्पल में, जब हम बात करते हैं क्राउन की, तो आपके दिमाग में आता है क्राउन किसके लिए यूज होता है? क्राउन कौन पहनेगा? एक आम आदमी तो क्राउन नहीं पहनेगा, तो हम किसके लिए यूज करेंगे? क्राउन का यूज होता है रॉयल्टी के लिए। लैब कोट कोई आम आदमी तो घर में पहन के घूमेगा नहीं, तो किसके लिए यूज होता है? फॉर साइंटिस्ट जो लैब में काम करते हैं, तो वो लैब कोट पहनेंगे। नेक्स्ट है बेंच किसके लिए यूज होता है? आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 5 जजेस की बेंच थी, या 3 जजेस की बेंच थी, या 7 जजेस की बेंच थी। तो बेंच शब्द किसके लिए यूज होता है? जजेस के लिए। हाउस किसके लिए यूज होता है? द मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं? अपने मीनिंग को डिनोट नहीं कर रहे। किसके मीनिंग को? जो उसके बिल्कुल नियर मीनिंग निकल के आता है। ठीक है ना, विच हैज ए क्लोज रिलेशन या क्लोज एसोसिएशन। ठीक है, क्राउन किसके लिए यूज होता है? रॉयल्टी के लिए। लैब कोट किसके लिए यूज होता है? साइंटिस्ट के लिए। बेंच किसके लिए यूज होता है? जजेस के लिए। हाउस किसके लिए यूज होता है? मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए। देखिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं इसे। द फर्स्ट वन इज यू मस्ट एड्रेस द चेयर। अब कोई बंदा आपको ये कहे, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल में पढ़ाता है कोई टीचर, और उसका किसी से कोई झगड़ा हो गया या मतलब कोई भी ऐसा डिस्प्यूट हो गया, तो उसका फ्रेंड उसे क्या सजेस्ट करेगा कि यू मस्ट एड्रेस द चेयर। आपको जो अपनी बात है वो किसको एड्रेस करके बतानी चाहिए? चेयर का मतलब यहाँ पे जो बैठने वाली जो चेयर होती है जिसके 4 पैर होते हैं, वो वाली चेयर की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है चेयरमैन सर की। ठीक है ना, तो आपको किससे बात करनी चाहिए? आपको किसको एड्रेस करना चाहिए? चेयरमैन, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ए फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड। एक फुल पर्स जो होता है, जस्ट अ मिनट, एक फुल पर्स जो होता है नेवर लैक्स फ्रेंड। एक फुल पर्स जो होता है, फुल पर्स से मतलब क्या होता है? अब आप ये देखिए, फुल पर्स का मतलब क्या होगा? कोई रिच पर्सन जो होगा, ठीक है ना, जो अमीर आदमी होगा वो रिच होगा, तो उसका पर्स फुल होगा। तो यहाँ पर ये जो फुल पर्स है ये किसको डिनोट कर रहा है? रिच को डिनोट कर रहा है। तो एक फुल पर्स जो है नेवर लैक्स फ्रेंड, एक ऐसा आदमी जिसका पर्स फुल रहता हो, उसके पास दोस्तों की कमी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। तो जब हम कहेंगे कि आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर या आई वॉज रीडिंग कीट्स, कोई भी पोइट का हम नाम लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो जो इंसान है उसको थोड़ी पढ़ेंगे। हम किसकी बात हो रही है यहाँ पर? उसके वर्क की बात हो रही है। ठीक है, लिटरेचर में जिन्होंने जो काम किया है उसके बारे में बात हो रही है। तो आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर, यहाँ पर वर्क ऑफ शेक्सपियर की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वर्क ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, तो जो मैंने बताया यहाँ पे आपको कि जो एक क्लोज रिलेशन है या क्लोज एसोसिएशन है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं चेंज ऑफ नेम। अगर मेटोनमी की बात हम करते हैं तो मेटोनमी का मतलब है चेंज ऑफ नेम, कि मतलब आपको एक क्लियर कट एक मीनिंग दिखेगा जिस वर्ड से उसका क्लोज रिलेशन होगा, क्लोज एसोसिएशन जिसकी होगी। जैसे क्राउन आते ही आपको तुरंत दिमाग में आ जाता है कि बड़े रॉयल लोग के लिए यूज होगा, अमीर लोगों के लिए यूज होगा। ठीक है, बेंच किसके लिए यूज होगा? जजेस के लिए यूज होगा। तो एक जो एसोसिएशन उसकी जिससे है
वही मीनिंग, वही आंसर हमारे सामने निकल के आता है। हमने लास्ट क्लास में हमने किए थे 7 फिगर ऑफ स्पीच और 4 to 5 आज हमने कर लिए। आई थिंक 5 भी हम कंप्लीटेड, और बाकी के जो बचते हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो वन थिंग आई वांट टू से, if you like my videos, if you are getting any type of help from these videos, so do comment me, give me some feedback, ठीक है। so don't forget to like, share और subscribe my channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए फिगर ऑफ स्पीच के साथ। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।